चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टर्की। तो पहले हम इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। फिजियोग्राफी में सबसे पहले हम इसकी वाटर बॉडीज देखते हैं। तो नॉर्थ में हम देखेंगे तो यहाँ ये पूरा ब्लैक सी है, ये टर्की से के नॉर्थ में ब्लैक सी लगता है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी लगता है। ठीक है, बीच में ये है सी ऑफ मारमारा, SOM लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है सी ऑफ मारमारा। और तो ये वाटर बॉडीज हो गई। इसके अलावा इसके अब हम लैंड बॉर्डर देखते हैं, किससे इससे इसकी लैंड बॉर्डर लगती है। तो यहाँ ईरान से इसकी लैंड बॉर्डर लगती है, बहुत थोड़ा सा अजरबैजान के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, अर्मीनिया के साथ, जॉर्जिया के साथ, और इसके बाद जो है यूरोप के देशों में ये बुल्गारिया और ग्रीस के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। तो टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी दो देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो टर्की इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री जिसका 97% एरिया एशिया में पड़ता है। ये यहाँ से ये पूरा भाग एशिया में है और यहाँ से इस तरफ का पूरा भाग जो है, माने ये वाला भाग बस ये आपका जो है यूरोप में पड़ता है। ये 3% एरिया जो है टर्की का वो यूरोप में है और 97% जो है वो एशिया में है। ठीक है, लेकिन कल्चर के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से टर्की जो है यूरोपियन देशों के साथ ज्यादा मिलता जुलता है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन का ये देश है, जबकि यूरोपियन यूनियन में यूरोप के ही देश होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है केवल ये यूरोप में आता है। ठीक है, तो टर्की का ये वाला इलाका जो यूरोप में आता है वो एशिया के, टर्की के एशिया वाले इलाके से अलग होता है। किसके द्वारा? सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप थ्रू टर्किश स्ट्रेट, यानी जो टर्की का यूरोप वाला भाग है वो टर्की के एशिया वाले भाग से टर्किश स्ट्रेट द्वारा पृथक होता है। टर्किश स्ट्रेट तीन चीजों को मिलाकर के कहते हैं। टर्किश स्ट्रेट कहते हैं हम ये DS, SOM और BS, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं टर्किश स्ट्रेट। अब DS का मतलब क्या है? डारडेनलीज स्ट्रेट, ये लिखा हुआ है डारडेनलीज स्ट्रेट, डारडेनलीज की जलसंधि जो कि सी ऑफ मारमारा को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, और दूसरा बास्पोरस स्ट्रेट जो कि सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सी से जोड़ती है। ठीक है, और तीसरा खुद सी ऑफ मारमारा। इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है टर्किश स्ट्रेट। ठीक है, तो इसके माध्यम से टर्की का एशिया वाला भाग टर्की के यूरोप वाले भाग से अलग है। अब इसकी फिजियोग्राफी में हम और देखते हैं। यहाँ इधर एक माउंटेन है टर्की में, इसका नाम है पोंटिक माउंटेन, और इसी में टर्की की सबसे हाईएस्ट पीक ये ट्रायंगल है जो कि माउंट अराराट टर्की की सबसे हाईएस्ट पीक है और 5165 मीटर इसकी हाइट है, जो कि टर्की और अर्मीनिया के बॉर्डर में है, लेकिन उसका ज्यादातर भाग टर्की में है और टर्की ही उस पर अपना कब्जा मानता है। लेकिन अर्मीनिया कहता है कि टेक्निकली ये हमारा पार्ट है, इसलिए अर्मेनिया के नेशनल फ्लैग पर माउंट अराराट का चित्र बना हुआ है। ठीक है, और यही इसी पोंटिक माउंटेन के माउंट अराराट से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक यूफ्रेटस नदी जो टर्की से होकर के सीरिया से होकर के फिर आगे इराक में जाकर के बहती है, और इधर से एक टिग्रिस रिवर निकलती है जो कि टर्की से होके इराक में होकर के जाकर के बहती है, और पर्शियन गल्फ के ठीक थोड़े से पहले यूफ्रेटस और टिग्रिस दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, और ये मिलने के बाद फारस की खाड़ी में यानी कि पर्शियन गल्फ में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये इधर और भी माउंटेन्स हैं, वो ऊपड़ांग माउंटेन के नाम है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, पर इधर भी माउंटेन है, और इस पूरे इधर वाले माउंटेन और इधर वाले माउंटेन के बीच का इलाका पठारी इलाका है जिसको अनातोलिया प्लेट्यू कहते हैं। अनातोलिया का पठार, यानी पूरा टर्की एक प्रकार से पठारी है, अनातोलिया प्लेट्यू। तो बीच में टर्की पूरा पठार है, प्लेट्यू है, नॉर्थ में और साउथ में माउंटेनियस है। ठीक, यहां पर दो महत्वपूर्ण आपको झील दिखाई दे रहे होंगे। एक झील है ये लेक वॉन, ये जो VL लिखा है वॉन लेक, VON वॉन लेक, जो कि संसार की सबसे खारी झील है, और दूसरा है लेक तुज, TUZ लेक तुज, ये भी खारी झील है। ठीक है, और यही मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस,
ये जानकारी के लिए है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इसका टर्की से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये है जीपी। जीपी का मतलब है गैलीपोली पेनिनसुला, ये गैलीपोली प्रायद्वीप है और ये एक महत्वपूर्ण जो उसकी कैपिटल है अंकारा, और यहाँ पर ये यूरोपीय भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी टर्की का इस्तांबुल, बुर्सा और इजमिर, ये कुछ महत्वपूर्ण सिटीज है टर्की के। इतना आपको जानकारी रखना है। तो ज्योग्राफी में आपको केवल इतनी जानकारी रखना है कि टर्की की सीमा किन किन देशों से मिलती है, ब्लैक सी कहां पर है, मेडिटेरियन सी कहां पर है, कौन सा माउंटेन कहां है, कौन सा रिवर कहां है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। कुछ और हम जानकारी देखते हैं। तो ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, 97% एशिया में है, 3% यूरोप में है। ये एक सेकुलर कंट्री है, हालांकि यहाँ पर इस्लाम धर्म ही ज्यादा है, लेकिन ये अपने आप को सेकुलर कंट्री कहते हैं। यूनिटरी माने ये फेडरल कंट्री नहीं है इंडिया की तरह। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी यहाँ का मुखिया देश का और सरकार का दोनों का राष्ट्रपति होता है। सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप थ्रू टर्किश स्टेट। टर्किश स्टेट मींस दिस। ठीक है, कैपिटल है इसकी अंकारा, लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल, ऑफिशियल लैंग्वेज है टर्किश और करेंसी है लीरा। एम्पायर प्राचीन काल में, बल्कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में नहीं, मध्यकाल में यानी 13 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी तक, लेट 13 सेंचुरी माने 1270-75 के बाद से लेकर के मिड 19 सेंचुरी माने 1900 जो है मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, 1900 मोटा 1920-25 तक ये जो है एम्पायर रहा है। ओटोमन एम्पायर दुनिया का बहुत बड़ा एम्पायर जो केवल टर्की में नहीं था, हाँ, लेकिन उसकी कैपिटल टर्की में थी। तो ओटोमन एम्पायर कहां फैला था? साउथ ईस्ट यूरोप। आप यूरोप का नक्शा देखना तो उसमें साउथ ईस्ट यूरोप, जिसमें ये आपका ग्रीस, बुल्गारिया और आगे देखेंगे तो और भी कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया, ठीक है, एशिया के वेस्टर्न देश यानी टर्की, इजराइल, ये आपका अजरबैजान, अर्मीनिया और सीरिया, इराक, ये सब उसमें शामिल थे। और नॉर्दर्न अफ्रीका और अफ्रीका के नॉर्थ यानी इजिप्ट, ट्यूनीसिया, ये कुछ कंट्रीज शामिल थे। बहुत बड़ा एम्पायर था ओटोमन एम्पायर। ये ओटोमन एम्पायर लेट 13th सेंचुरी यानी 1270-75 से लेकर के मिड 20th सेंचुरी माने 1225-30 तक ये दुनिया में एग्जिस्टेंस में रहा है। ठीक है, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी कॉन्स्टेंटाइन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, लेकिन उसकी अंग्रेजी भाषा है कॉन्स्टेंटाइन। इसकी राजधानी थी किसकी? ओटोमन एम्पायर की। ये बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत समृद्ध एम्पायर था और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली बहुत आगे था ये एम्पायर। ठीक है, इसी एम्पायर को देख करके यूरोप में रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण। ठीक है, तो लंबे समय तक ये एम्पायर रहा है, बहुत सारे देशों को जीता है और अपने गुलाम किया है। ठीक है, टर्किश वॉर। ठीक है, टर्किश वॉर टर्की में अपने देश को राजशाही से अलग करने के लिए, सुल्तान शाही से अलग करने के लिए 1920 से 1930 तक टर्की को कुछ पढ़े लिखे लोगों ने आंदोलन चलाया, जिसको टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और इसके मुखिया थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। इन्हीं को कमाल पाशा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके मुखिया थे और इन्होंने कोशिश किया और इसके फलस्वरूप टर्की में पूरे इस्लाम जगत का मुखिया बैठा करता था, जिसको बोलते थे खलीफा। ठीक है, तो उस खलीफा को जब टर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जीत गए, तो ब्रिटेन ने टर्की पर कब्जा कर लिया और वहां के खलीफा को निष्कासित कर दिया, यानी वहां पर खलीफा का पद समाप्त हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ पर मुस्तफा कमाल पाशा ने अपने देश के अंदर आंदोलन चलाया कि अब खलीफा या सुल्तान जैसा कोई पद टर्की में नहीं होगा, टर्की रिपब्लिक होगा, यानी टर्की लोकतांत्रिक देश होगा और उसके मुखिया चुनाव द्वारा जीत करके आएंगे। और उसको ये सफलता मिली। 29 अक्टूबर 1923 को टर्की जो है एक वास्तव में जो आज कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री, उस रूप में स्थापित हुआ और मुस्तफा कमाल अतातुर्क या मुस्तफा कमाल पाशा टर्की के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी है। अंगोरा गोट, ये पूरा अनातोलिया का जो पठार है, ये सेमी डेजर्ट टाइप का पठार है।
यहाँ पर भेड़ पालन, बकरी पालन, ऊंट पालन, यही सब काम किया जाता है, ठीक है। और इधर ये कोस्टल प्लेन है, ये मेडिटेरेनियन सी से लगता हुआ कोस्टल प्लेन, जहां पर ट्यूलिप गार्डन पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले ट्यूलिप गार्डन तुर्की में ही पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आम की खेती, ऑरेंज की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती, ये सब में फ्रूट कल्टीवेशन मेडिटेरेनियन सी कोस्ट में किया जाता है। और इस पूरे अनातोलिया प्लेट्यू में जानवरों को पाला पोसा जाता है, उनकी चराई की जाती है। तो टर्की में एक फेमस बकरी मिलती है, अंगोरा गोट। इसके बहुत सारे बाल होते हैं शरीर में, और फिर उसके बाल को काट करके उससे ऊन बनाया जाता है, और बहुत फाइन ऊन होते हैं ये, बहुत बेस्ट क्वालिटी का इससे वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी हमने टर्की के साथ, बस इतना ही जानकारी हमको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टर्की में अगर मिनरल वगैरह कहीं कुछ है, हालांकि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है टर्की में मिनरल एग्रीकल्चर वगैरह, लेकिन यदि कुछ है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नहीं है तो फिर हम लोग 1-2 कंट्री और बची, थाईलैंड बचा हुआ है, ठीक है, और 1-2 कंट्री लेने के बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एशिया को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।